नमस्कार दोस्तों। बेस्ट इन्वेस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट श्री अंशुल जी। इससे पहले हमने जो डिस्कशंस किए उसमें हमने आपको बताया था अलग अलग तरीके के रेशियोज के बारे में, जैसे वैल्यूएशन रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो किसी भी कंपनी के कैसे रहते हैं जब हम उसमें करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जब हम फाइनेंशियल रेशियोज पे फोकस करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। वो कमियां क्या होती हैं वो हम विस्तार से समझेंगे अंशुल जी से। अंशुल जी, स्वागत है आपका। तो बताइए कि क्या कमियां रह जाती हैं जो हम केवल फाइनेंशियल एनालिसिस से नहीं समझ सकते। हाँ जी, ये एक एक अच्छा सवाल है। और इसको इंट्रोड्यूस इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक अंग्रेजी में टर्म होता है डेविल्स एडवोकेट। जी। तो वो अ, एक एक ऐसा पर्सन होता है, एक आदमी होता है एक टीम के अंदर। जनरली जो बड़ी टीम्स बनती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसमें उस आदमी का काम होता है कि सारे नुक्स निकालना, बेसिकली कि क्या गलत हो सकता है। वो सब कुछ ऐसे सोचता है कि ये प्रोजेक्ट अगर गलत हो सकता है, हर चीज़ जो भी गलत हो सकती है, तो वो उसके बारे में सोचता है और बात करता है उसके बारे में। तो मैंने इसी के हिसाब से मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करने के बाद मैंने एक इसका हिंदी टर्म भी सोचा कि क्या होता है ये हिंदी में। हम्म। तो मुझे समझ में आया एक शब्द नुक्सीला, नुक्स निकालने वाला, और नुकीले नुक्स, ऐसे जो चुभ जाए आपको। तो कौन है ये नुक्सीला? तो तो उसी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि क्या है इसके। जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस और रेशोज पे अगर आप पूरी तरह से अपना ऐसे सोच लेंगे कि इन्हीं के ऊपर सब कुछ टिका है स्टॉक मार्केट का, तो वो भी सही नहीं है। तो वो है उसके इसके नुक्स आज हम डिस्कस करते हैं थोड़े, कि हम्म। क्या कॉमन चीज़ें हैं। तो एक तो जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस में एनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है कि हर साल आपको करना ही करना है रिपोर्ट। तो हम्म। उससे क्या होता है, मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों ही फोर्स हो जाते हैं उन एक पूरे एक साल या उससे भी आगे के एस्टिमेट्स बनाने के लिए, जिनके लिए उनके पास पूरी वो नहीं है, पूरी पूरी नॉलेज नहीं है, फिर भी वो फोर्स हो जाते हैं बिकॉज ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इसके तो फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसके हिसाब से मतलब इनबिल्ट है कि वो गलत हो सकती है। इसी तरह दूसरी चीज़ है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने ऊपर ही रिपोर्ट कर रही है कि उसने कैसे परफॉर्म किया। तो अपने हाथ रिपोर्ट करके कोई भी अपने आप को 100 में से 100 मार्क दे सकता है। जी। और फिर कोई गलत चीज़ हो रही होगी तो उसको छुपाने की आदत बन जाती है। तो वो भी एक बड़ा इशू है। तीसरा है कि रूल्स जो बनाए हैं, रेगुलेशंस जो बनाई हैं, वो सारी इंडस्ट्री में समांतर पे नहीं लगा सकते हैं आप। तो लेकिन जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं उन्हें समांतर में लगाने पड़ते हैं हर जगह। तो फार्मा इंडस्ट्री का कुछ और होगा, आईटी के इंडस्ट्री का कुछ और होगा, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का कुछ और होगा। लेकिन जैसे डेप्रिसिएशन के रूल हैं, ये 2 या 3 ही हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कंप्यूटर बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होता है, हम्म। तो एक एक वो इशू है। चौथा इशू है कॉन्ग्लोमेरेट फर्म्स, जो बहुत बड़ी फर्म्स है जैसे टाटा हो गई या इस तरह की फर्म्स हो गई, जिनका बिजनेस हर तरह से लेके है, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने वाले। तो उनको कंपेयर कैसे करें, उनको ये कैसे निकालें कि उनका जो स्टॉक प्राइस है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी इंडिविजुअल यूनिट्स की परफॉर्मेंस को अलग से। तो वो इशू है। इस तरह के और भी हैं। एक है को रिलेशन अमंग रेशोज, तो जो रेशोज सिमिलर हैं, और इवन जो, क्योंकि इसकी सारी की सारी रेशोज एक इनके बीच में कॉमन टर्म्स होती हैं जो जिस पे वो रिलाई करती हैं। तो अगर वो एक अच्छा है तो ज़्यादातर रेशोज को रिलेट करके अच्छी ही होंगी, या एक बुरा है तो ज़्यादातर रेशोज बुरी होंगी। तो ये कुछ हैं चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए फाइनेंशियल रेशोज और फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो। तो ऐसी क्या सावधानियां बरतें हम लोग जब भी हम
फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का, तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए? केवल क्योंकि जैसे आप कह रहे हो नंबर तो चकाचौंध पैदा कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ या बिल्कुल, तो कुछ नंबर्स के थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो एक्चुअल स्टेटमेंट्स पब्लिश होते हैं। तो उसमें कुछ है, जैसे चीज़ें हैं कि क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन, मतलब अगर क्वालिफाइड है ऑडिट ओपिनियन तो साइन करा हुआ है, तो उसका मतलब है कि जिसने भी ऑडिट किया है, जिस भी सीए फर्म ने ऑडिट किया है, वो कह रही है कि मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन, और जितनी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिली है उससे उसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है, पर इतनी गड़बड़ नहीं है कि मैं इसे साइन नहीं करूं, बट थोड़ी बहुत गड़बड़ है। तो ये देखना ज़रूरी है। फिर दूसरा देखना है कि कोई फुटनोट्स में लिखा होता है कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है जिसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, बस 2-3 शब्द जोड़ दिए क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो तो लिखना होता है, तो रिक्वायरमेंट खाना पूर्ति करने के लिए कर दिया। इसी मतलब जब तरह भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है उसे विस्तार से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब काफ़ी बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए हाँ जिसमें आप ये बताएं कि क्या रीज़न रहा, क्या लॉजिक है। जी। और फिर और है एन्यू एक अक्रूवल्स में बहुत एकदम से कई सालों की कंपेयर में इस साल में ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो वो दिखा रहे हैं कि विंडो ड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो अक्रू कर रहे हैं, अक्रू करना का मतलब है कि अभी अर्न किया है लेकिन पाया नहीं है पैसा। हम्म। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये बहुत हो रहा है, ये सारी चीज़ें कि वो मतलब दिखाना चाहते हैं ऑडिट के टाइम पे। ईयर एंड अपना नंबर्स को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह लार्ज एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं फोर्थ क्वार्टर पे, और भी हैं इस तरह के जो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके। तो जो हम स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इज इट साइंटिफिक? ये एक आर्ट है? आदमी मतलब अपना इंट्यूशन बेस्ड आर्ट जिसे कहते हैं, मतलब आई जस्ट वांट टू से कि डिफरेंस बिटवीन आर्ट और साइंस, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर ये विज्ञान है कि कला है, मेरे हिसाब से, और बहुत लोग एग्री करते हैं कि कि एक कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान तो आपके नंबर्स हो गए, लेकिन हम्म कला कब होती है? जब आपने उसे बार बार सोचा है, उसके बारे में ध्यान दिया है, और जो बियॉन्ड नंबर्स है बेसिकली उसको आप अच्छी तरह से सोच पा रहे हैं। तो यस, ये दोनों का मिक्सचर है। तो जब आप कहते हैं बियॉन्ड नंबर्स, तो ये तो बहुत मतलब बहुत ओपन स्पेस हो गया है। बियॉन्ड नंबर्स में स्पेसिफिकली क्या क्या देखेंगे? तो कुछ पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ, लेकिन मतलब जैसे आपने बोला कि बड़ा स्पेस है, पर हम्म कुछ पॉइंट्स अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको फिर और चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अब इसमें एक एक की कस्टमर या की प्रोडक्ट या की सप्लायर, सिंगल कस्टमर, सिंगल प्रोडक्ट, ये जब भी ये 3 चीज़ें हैं या इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम ही गलत हो। इसमें ये हम्म भी हो सकता है कि प्रोडक्ट और की सप्लायर, की कस्टमर इतना बड़ा और इतना अच्छा हो कि लगातार वो बहुत अच्छा रेवेन्यू दे रहा है। लेकिन इससे दूसरी तरफ एक इशू ये है कि अगर आप एक ही उस पे रिलाई कर रहे हैं, अगर वो कहीं से वो चेन टूट गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपको नुकसान होने का, उस कंपनी को नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ये है। इसी तरह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो ओवरसीज़ कितना है। अगर ओवरसीज़ है तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसे आप देखोगे कि आईटी फर्म्स का ज़्यादातर फर्म ओवरसीज, ज़्यादातर बिजनेस ओवरसीज़ रहता है। पर उसका दूसरा इशू ये है कि करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो फ्लक्चुएशन, करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन हुए और उन्होंने मैनेज नहीं करा हुआ है अपना रिस्क, तो नुकसान होने का काफ़ी चांसेस है, स्पेशली उन 1-2 सालों में जब करेंसी ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जा रही है एज एन इन्वेस्टर। फिर कंपटीशन है, अगर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है कि प्राइसेस लो होंगे, तो कंपनी का मार्जिन भी कम होएगा। जी। ऐसे ही इसी तरह के 2-3 और हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है।
तो एक बार बताइए मेरे को, ये जैसे आप कह रहे थे कि कस्टमर, अगर किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर, ऐसा हुआ है पास्ट में कुछ आईटी कंपनीज थी इंडिया में जो बाहर की, जैसे जी जैसे कॉन्ग्लोमरेट है, उसके ऊपर इतनी हैविली रिलाई करती थी, और ये देखा गया जब उन्होंने वहां से ब्रेक किया तो कंपनी की काया पलट हो गई, लाइक बाकी बिजनेस में ग्रो कर गए बाकी एरियाज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं आपसे पहले समझना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, तो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है बॉटम लाइन और टॉप लाइन। बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये दो टर्म्स। सबसे पहले संक्षिप्त में कि क्या होते हैं ये दोनों टर्म्स, और इनको अगर मैनिपुलेट करती है कोई भी कंपनी तो कैसे पता किया जाए। हाँ जी बिल्कुल। टॉप लाइन तो हो गया आपका सेल्स एंड रेवेन्यूज, और हम्म। बॉटम लाइन हो गया जो मार्जिन है, बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग आउट ऑल द कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है सारी। तो टॉप लाइन भी तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए और जितने भी आपके जो डेट देने वाले हैं बैंक्स वगैरह, उनके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट बॉटम लाइन भी होती है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे उनका रिटर्न परसेंटेज डिफाइन होता है। तो बॉटम लाइन आपकी अ, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स देखते हैं, स्पेशली जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एंड होता है, तो उसके बाद। तो अब मैं उसको बता देता हूँ कि उसका जो जो बॉटम लाइन को मैनेज करने का जो ईयरली ड्रेसिंग करी जाती है, तो वो भी इश्यूज क्रिएट करता है। उसके 3-4 तरीके करते हैं, और भी हैं तरीके, लेकिन मैं कुछ 3-4 के बारे में बता देता हूँ। क्या क्या कर देते हैं, जो इन्फ्लेट कर देते हैं सेल्स को, कि जो पूरा जो आगे वाले आने वाली सेल्स हैं उनको एडवांस करके इस साल में लास्ट के क्वार्टर में जनरली कर देते हैं। फिर या फिर एक एसेट जो है उनके पास जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है लेकिन बुक वैल्यू लो है, कि डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, तो कुछ तरह की कंप्यूटर मशीनरी जो होती है, उस तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेप्रिशिएट बहुत जल्दी होती हैं, और पर उनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी हाई है, तो उसको बेच देते हैं। और उसको बेच देते हैं तो रियलाइज तो मार्केट वैल्यू वही है, कॉस्ट है बुक वैल्यू की, तो वो उससे इन्फ्लेट हो जाता है प्रॉफिट, जो कि उनका बिजनेस नहीं है बेचना और खरीदना, तो उनका एसेट है। ओके। या फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सबसे कॉमन है, जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है उससे बहुत छेड़खानी की जाती है। और अगर ये विदाउट एक्सप्लेनेशन है या बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन के साथ फुट नोट में है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, तो उससे भी ये फ़ायदा उठाते हैं कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन या दूसरी जो एमोर्टाइजेशन होती है, वो उसमें काफ़ी ऊपर नीचे की जा सकती है इनकम। ओके। तो अंशुल जी, जैसे हमने अभी बात करी कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं जब हम केवल फाइनेंशियल एनालिसिस पे होते हैं, कुछ एग्जांपल्स बताइए दर्शकों को कि अपने पास्ट में क्या हुआ है ऐसा कभी कि मैनिपुलेशन किया गया है और इन्वेस्टर्स के संग धोखाधड़ी हुई है इस तरीके से। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत ज़रूरी सवाल। और इसका तो सब, मुझे लगता है जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पूरा पता भी होगा। सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ है हमारे यहाँ भारत में, वो है सत्यम का। और वो सत्यम तो बहुत ही, हाँ 2008-2009 के आसपास का था ये। एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन लगभग उसी टाइम फ्रेम में था। बिल्कुल। आप सोचिए, फाइनेंशियल क्राइसिस एकदम टॉप पे था 2008-2009 में, और ऊपर से सत्यम की खबर आती है, तो इन्वेस्टर्स का क्या हाल हुआ होगा। तो आ, लेकिन अब जहाँ तक है, इस तरह के फ्रॉड काफ़ी ख़त्म हो गए हैं। इंडियन अथॉरिटीज़ ने काफ़ी रेगुलेशंस ला के इन सबको ख़त्म कर दिया है, बट फिर भी सत्यम का जो फ्रॉड था वो ये था कि सत्यम ने ओवरस्टेट कर रखी थी अपनी इनकम्स को, और बहुत सालों से कर रहे थे। उसके बाद वो कैश साइफन ऑफ भी कर रहे थे। तो रामलिंग राजू ने खुद ही अपने एक लेटर में लिखा था, जब उससे कंट्रोल नहीं हो पाया, कि हमने करीब $1 बिलियन कैश सत्यम की बैलेंस शीट से फिक्टिशियस बनाया हुआ है। मतलब वो जितना उनका रेवेन्यू था उसका मेरे ख्याल से 75% तो ये था ही करीब, ये कैश। ओके। तो जी, वो मेरे को भी याद है 2008-2009 का, और काफी इन्वेस्टर्स ने उस टाइम अपने हाथ जलाए थे उस वाले सिनेरियो में जब मार्केट एकदम डिप कर गया था।
और हाँ जी। मतलब शायद 2 दिन में ही सारा पैसा साफ हो गया था इन्वेस्टर्स का उस केस में। हाँ, नहीं मैं यहाँ तो बताया फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था पूरी दुनिया में, ऊपर से हिंदुस्तान में ये खबर आ गई सत्यम वाली, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया था मार्केट से। लेकिन बहुत साल लगे हैं, सारे रेगुलेटर्स दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी, भारत में भी, सब ने मिलकर काफ़ी काम किया है इन सब चीज़ों पे। जी। तो अंशुल जी, जो हमने हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं अतुल जी, उन्होंने हमारे को कुछ रेशियोज बताए थे। तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बता सकते हैं कि वो कैसे हम ट्रेस करें रेशियोज पिछले ओवर गिवन टाइम फ्रेम ऑफ 4-5 इयर्स। तो उसको अगर देखना है तो कैसे स्टडी करना चाहिए, उसका एक लाइव एग्जांपल हम बात करते हैं। एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी की, जो फार्मा स्पेस में लिस्टेड है, और हम उसके नंबर्स दिखा के समझना चाहते हैं कि कैसे ये मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कंपनी अच्छी है या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो हाँ, तो जो ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही आराम से ये नंबर्स अवेलेबल हो जाते हैं, मनी कंट्रोल साइट पे है, और एक है stockscreener.in, उसी से उठा लीजिए, या फिर आप अपने भी बना सकते हैं। तो इसमें कुछ जो इनका जो मेन रेशोज़ हैं वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हमने थोड़ा सा इन्वेस्टर्स की सहूलियत के लिए और उनकी ट्रेनिंग के लिए बेसिकली थोड़ा सा हमने इसमें अपने थोड़ा विश्लेषण रखने की कोशिश करी है, जिससे कि वो एनालाइज कर पाएँ कि ये फाइनेंशियल रेशोज़ से कैसे उनको हेल्प मिल जाती है। तो शुरुआत में है पर शेयर रेशोज़, जो जिसको कहते हैं, और फिर हर एक का ग्रुप अलग-अलग है, मार्जिन रेशोज़ अलग हैं, रिटर्न रेशोज़ अलग हैं। जी। तो इस फार्मा कंपनी, और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना हिस्ट्री हो उतना अच्छा रहता है। तो 5 साल की हिस्ट्री एक अगर आप पॉइंट बना लें कि 5 साल की हिस्ट्री में तो मतलब करना ही चाहिए एनालाइज। जी, तीन इसीलिए साल पाँच हो साल की हिस्ट्री हमने लिया एग्जाम्पल जज करने के लिए। हाँ जी। और क्या है कि मार्च में रिलीज होते हैं ये स्टेटमेंट्स, तो आप पर अवेलेबल होते हैं मई तक, मई 5 या 8 तक, तो पब्लिक डोमेन में। तो हम्म। उस तो और ये एनुअल स्टेटमेंट्स है, क्वार्टरली भी आते हैं लेकिन वो अनऑडिटेड होते हैं। तो हमने सिर्फ एनुअल का लिया है इस बार। जी। तो तो अब देख लेते हैं पर शेयर रेशियोज में। बेसिक ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। अब आप देखेंगे कि 2016 से इस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, 42 से 52 तक हो गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। बीच में कभी डिप आता है तो वो एक छोटा सा, तो उसको एक मान लीजिए कि मार्केट में कुछ इशू है, लेकिन जनरल ट्रेंड है ऊपर जाने का। इसमें सारी रेशोज इसी तरह की हैं। डिविडेंड पर शेयर भी इन्होंने इंक्रीज किया है, और क्वालिफाइड डाइल्यूटेड ईपीएस तो सेम ही है। तो इससे लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर हम मार्जिन रेशोज पे आते हैं। तो इनका ये क्यों इंपॉर्टेंट है मार्जिन रेशो? इससे आप इन्वेस्टर को ये पता चलेगा कि वो फिक्स इंटरेस्ट जो अगर वो फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं, तो हम्म। उससे उनका कितना डिफरेंस है, कि कितना पोटेंशियल है इस कंपनी में इनको वापस देने का। क्योंकि वो सब कुछ वापस या तो रिफ्लेक्ट होता है शेयर प्राइस में, या रिफ्लेक्ट होता है उनके डिविडेंड में। तो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रेशो भी कंसिस्टेंट इनका लगातार, मतलब ये रेवेन्यू वो देख लेंगे बाद में, रेवेन्यू भी बढ़ा रहे हैं, उसके साथ कॉस्ट भी कंसिस्टेंटली उसी के अकॉर्डिंग ही रख रहे हैं। और ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। अगर बढ़ रहा होता तो बहुत और भी अच्छा होता, लेकिन वैसे ही काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं जो शुरुआत से 2016 से दे रहे हैं। आप जी। देखिए 40% से के अराउंड ही है, 30 to 40%। सिमिलरली रिटर्न रेशोज भी आपको वही बताती हैं कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ बाय इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये भी अगेन कंसिस्टेंट है ओवर द इयर्स, और कंफर्टेबली अबव द फिक्स डिपॉजिट रेट है। बहुत ही 20-30% से बीट कर रहा है उन डिपॉजिट रेट्स को। इसी तरह लिक्विडिटी रेशो, ये तो बहुत ही एक्सीलेंट है इस कंपनी का। इसमें देखा जाए तो लिक्विडिटी क्या मेजर करती है आपकी, कि आपकी जो कैपिटल है वो डेट है,
कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टेड है, विच इंक्लूड्स जो आपके प्राइमरी इन्वेस्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स जो बाद में शेयर होल्डर्स बन जाते हैं जब कंपनी लिस्ट होती है। तो ऑलमोस्ट नील डेट के साथ ये लोग चल रहे हैं जी। और एक्चुअली लेवरेज रेशोज के बारे में बात कर रहा था मैं, सॉरी, ये लिक्विडिटी रेशोज नहीं थी, सो ये गलती हो गई थोड़ी। लेवरेज रेशोज हैं जिसमें ये ऑलमोस्ट नील डेट के साथ चल रहे हैं। और करंट रेशो और क्विक रेशो भी उसी तरह की चीज़ों को बताते हैं आपको कि आपके पास कितना कैश है। और जो क्विक रेशो है वो एक्चुअल एसेट टेस्ट कहा जाता है उसको, जिसमें वो एक्चुअल कैश के बारे में बताते हैं कि सब कुछ और हटा दीजिए, इन्वेंट्रीज वगैरह हटा दीजिए, तो क्विक रेशो बनती है उसमें। तो वो भी काफ़ी बहुत ही अच्छी है, मतलब 1 से ऊपर जिसकी भी रेशो है वो अपनी डेट को पे कर पाता है, पे कर सकता है आराम से, चाहे वो शॉर्ट टर्म डेट हो, लॉन्ग टर्म डेट हो। तो करंट रेशो और क्विक रेशो भी उसी तरह से काफ़ी अच्छी है। फिर आपकी हो गई टर्नओवर रेशोज, हो गई एसेट टर्नओवर की, कितनी जल्दी वो टर्न करते हैं अपने एसेट्स को जिससे कि प्रॉफिट बना सके। तो वो भी अबव 1 है, बहुत फास्ट मूविंग कंपनी है। इट्स मोर लाइक अ रिटेल एंड लेस लाइक यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में यही रेशो जो अगर आप देखेंगे तो वो 1 के अराउंड होगी या 1 से कम होगी, क्योंकि उनका तो एसेट ही बेसिकली उनका प्रोडक्ट है यूटिलिटी कंपनी का। लेकिन फार्मर और जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनका जो एसेट है वो मेन एसेट है उनकी इन्वेंट्री। तो इसलिए ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि किस इंडस्ट्री के लिए कौन सी रेशो का कितना परसेंटेज, कितना यूनिट होना सही है। जी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये थोड़ा इनमें थोड़ा सा इशू है, विच इज इट इज स्टिल गुड बट इट कुड हैव बीन बेटर। चलिए, तो ओवरऑल हम जब ये नंबर देखते हैं तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर कर सकें पिछले 4-5 साल के नंबर रख के और एक ट्रेंड निकाल सकें कि किस तरफ जा रहा है, तो दैट इज नथिंग लाइक इट, और वो ही हमको करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, और ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ये वाली रेशोज़ को और इनका ट्रेंड। और अगर और जगह जाएंगे तो आप इसको प्लॉट करके भी देखें ग्राफ में अपने आप बना के, तो और भी अच्छा विजुअल दिखाई देता है। फिर आपको कंपैरिजन में भी आसान होगा कि दूसरी कंपनी के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो विजुअली इनको ज़्यादा अच्छी तरह से कंपेयर कर पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। आज हमने समझा थोड़ा सा लाइव एग्जांपल के साथ कि क्या है, कैसे हमको एनालिसिस करना चाहिए और क्या कमियां रह जाती हैं केवल नंबर्स के थ्रू अगर हम जाते हैं तो उसमें क्या कमियां रह जाती हैं। तो साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि सुरक्षित रहिए, अपनी सुरक्षा करिए, अपने घर वालों की सुरक्षा करिए और अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि की सुरक्षा करिए। नमस्कार।